दुनिया भर में इकोनॉमी का चक्का घूमता है। इकोनॉमी का चक्का घूमना ज़रूरी है, तो आपने सुना होगा। लेकिन जब हम दुनिया की बात करते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी का चक्का तेज़ हो जाए, दूसरे देश की इकोनॉमी का चक्का तेज़ हो जाए, ये तो सही है। लेकिन जब आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी को देखते हैं तो उसमें ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे चक्के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की कोई मशीन देखते होंगे जिसमें तमाम गियर लीवर लगे हुए हैं। एक के चलने से दूसरे का चलना और दूसरे के रुकने से पहले का रुकना लगभग तय होता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस वक्त दुनिया की बड़ी आर्थिक मशीनरी, जो ग्लोबल इकोनॉमिक मशीनरी कही है या दुनिया की अर्थव्यवस्था में, एक चक्के ने रुख पलटने के लक्षण दिखा दिए हैं या दिखने लगे हैं। वो रुख पलट रहा है और इसकी वजह से बाकी दुनिया में भी काफ़ी हिलने डुलने के आसार पैदा हो गए हैं। और ये जो चक्का है, ये जो एक एलिमेंट है दुनिया की इकोनॉमी का, वो है जापान। बरसों दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला देश, जिसकी औद्योगिक तरक्की की मिसालें दी जाती थीं भारत जैसे देशों में, लेकिन उसके बाद बहुत लंबे समय तक वो जैसे कि बिल्कुल ब्रेक लगा के एक जगह ठहरा हुआ था, वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। और आलम यह था कि जापान में इकोनॉमिक ग्रोथ ना के बराबर हो गई थी। और यही वजह है कि अब भारत की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी से आगे निकल चुकी है। और जापान में जो इन्वेस्टमेंट की दशा अगर आप देखें तो वहाँ क्या था, बैंक में पैसा रखने पर ब्याज मिलने के बजाय फीस लगती थी। बैंक से कर्जा लेने पे आपको ब्याज देने के बजाय बैंक से कुछ ब्याज मिल जाता था, यानी कि जितना लिया उससे कम चुकाओगे, इसमें मामला छूटता था। तो इस परिस्थिति में क्या हो सकता है, एक बड़ा कारोबार दुनिया में चलता था जिसको कहते थे येन कैरी ट्रेड। येन जापान की करेंसी है और क्योंकि येन बहुत सस्ता होता था, येन पर कोई रिटर्न नहीं मिलता था, तो लोग क्या कर रहे थे, और ख़ास तौर पे इसमें जो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो करते थे, जापान में कर्जा उठाया, येन में कर्जा लिया। इस कर्जे पे ब्याज या तो नहीं देना है या बहुत ना के बराबर देना है, और उस येन को कन्वर्ट किया डॉलर में। येन सस्ती करेंसी थी, डॉलर में कन्वर्ट हो जाती है, और डॉलर को इन्वेस्ट कर दिया या डॉलर को आपने कर्जे पे उठा दिया, जो भी किया, डॉलर में किसी दूसरी करेंसी में गए आप, वहाँ कन्वर्ट कर लिया जहाँ आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज पे अच्छी कमाई हो रही है या बाजार में पैसा लगाने से ज़्यादा कमाई हो रही है। आपने वहाँ जाकर डॉलर में कमाई कर ली, और जब आपकी कमाई हो गई, जिस दिन आपको लगा कि अब सौदा ख़त्म हो गया है, उस दिन उस डॉलर को आपने वापस येन में कन्वर्ट किया, और क्योंकि येन कमज़ोर करेंसी है, उतने डॉलर में आपको और ज़्यादा येन मिल गए। तो ज़बरदस्त कमाई का ये मौका था जिसको कहते थे येन कैरी ट्रेड। लेकिन पिछले कुछ समय से हुआ क्या, लगभग 2 साल हो गया है, जब जापान में डिफ्लेशन जैसी स्थिति या ठहराव जैसी स्थिति से कुछ मूवमेंट शुरू हो गया है। और जापान बरसों डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा प्रसार, जिसको इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, तो डिफ्लेशन कहते हैं जिसमें चीज़ों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लगते हैं, रुपए की जो ताकत है वो बढ़ी हुई होती है। तो करेंसी के लिए, इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो होता है। अब हुआ ये कि 2022 में पलटा है सीन, वहाँ से पलटना शुरू हुआ है, और पहली बार वहाँ 2% का इन्फ्लेशन देखा गया, 2% से ज़्यादा, जो 2% का वहाँ टारगेट रहता है। और उसके ये हुआ है कोरोना और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, जब दुनिया में सब जगह इन दोनों चीज़ों से संकट पैदा हुआ है। तो जापान में भी महंगाई आई है, लेकिन ये महंगाई ने खेल को यूं पलट दिया है कि अब जापान में जो हिस्टोरिकल लो इंटरेस्ट रेट था, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था, वहाँ से वो पॉजिटिव में आया और वहाँ से और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। तो इसकी वजह से जब येन का जो एक्सचेंज होता है, जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल येन के पैसे, तो अब अगर येन की वैल्यू बढ़ने लगती है इस जगह एज इन्वेस्टमेंट करेंसी, तो फिर फंसन होती है उन लोगों की जिन्होंने येन में कर्जा लेके दूसरी जगह लगा रखा है। और ये होने पर क्या करेगा आदमी, वहाँ का माल बेच के वापस येन में आएगा, और इसी का असर बाजार भर में, दुनिया भर के बाजारों में दिखाई पड़ रहा है। और पैसा, अब उम्मीद ये हो रही है कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ख़ास तौर पे जापान में। वहाँ के जो मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, ज़्यादा वेजेस मांगेंगे, और इसकी वजह से वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और बाजार अब इस तैयारी में है, इसका इंतज़ार कर रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है। जापानीज़ बॉन्ड यील्ड जो हैं, जापान के बॉन्ड हैं, उनकी यील्ड बढ़ रही है, जो ज़माने से नहीं बढ़ती थी। तो अब
बाकी लोग जो पैसा लगाने वाले हैं उनको अगर वहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उनको भी वो जगह दिख रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने दसियों साल से जापान को इग्नोर कर रखा था वो वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नवंबर के महीने में अचानक बहुत तेजी आ गई वहाँ। इस महीने में वो तेजी क्यों आ गई है? एक वहाँ सने तकाइची नई प्राइम मिनिस्टर बनी है और अब इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि वहाँ ज़बरदस्त सरकारी स्पेंडिंग होगी, खर्चा होगा, यानी कि वही जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा होता है, इकोनॉमी में रफ्तार आएगी। तो लेकिन उन्होंने जो ऐलान किया 25 ट्रिलियन येन का, 25 लाख करोड़ येन का इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया, जिससे कि तमाम बाजार में शॉक आ गया है। यह हुआ करीब 161 अरब डॉलर। और साथ में उन्होंने ताइवान पर कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी कि जिसमें चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं, जिससे यहाँ फिर बाकी दुनिया में आशंका हो गई यार कहीं अब चीन और जापान के बीच में झगड़ा ना शुरू हो जाए। साथ में उन्होंने एक और काम किया है। उन्होंने ये कहा कि साहब ये रेट हाइक वाली जो बातें हैं इनको ज़रा प्ले डाउन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ेगा, ब्याज बढ़ाने की ज़रूरत है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जबकि ब्याज दर अब 3%, माफ़ कीजिएगा, महंगाई दर वहाँ 3% पहुँच रही है। 2% को उसने ब्रीच किया था, वहाँ से वो 3%, और जापान जैसी इकोनॉमी में 1% ब्याज दर बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है, तो वो 3% पे पहुँच रही है। तो बाद में हालांकि बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने ये बात साफ की कि प्रधानमंत्री ने कोई हायर रेट्स, जब उनकी बातचीत हुई तो प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा है कि आप ब्याज दर न बढ़ाएं। तो इससे थोड़ा बाजार को सांत्वना मिली है, थोड़ा भरोसा जगा है। लेकिन अब वहाँ जो चिंता, और जापान से ज़्यादा चिंता बाकी दुनिया में हो रही है कि जो पैसा जापान से बाहर निकल रहा था, जो कैपिटल फ्लो हो रहा था, कहीं वो पलट न जाए। जापान के इन्वेस्टर्स का 3 लाख करोड़ डॉलर लगा हुआ है दुनिया के दूसरे बाजारों में, 3 ट्रिलियन डॉलर, कल्पना कीजिए। और अगर जापान में उनको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी, जापान में बेहतर रिटर्न मिलने लगेंगे, तो ये पैसा वापस जा सकता है और उसका असर होगा बाकी दुनिया में, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जापान का येन बढ़ेगा, मजबूत होगा, ये तो एक उसका फलित है, लेकिन उसका दूसरा फलित दूसरे पैमाने पर दुनिया के बहुत सारे बाजारों में देखने को मिल सकता है। अभी तक बहुत वर्षों से ये कैरी ट्रेड जापान से बाहर पैसा ले जा रहा था, अब अगर ये उलट जाता है तो ये काफ़ी दुनिया भर की बाज़ारों को एकदम से हिलाने डुलाने के लिए काफ़ी है। और यही आशंका आपको दुनिया के तमाम बाज़ारों में इस वक्त दिखाई पड़ रही है। अगर आप मार्केट देखें, भारत में तो निफ्टी में पिछले एक महीने में लगभग 1% बढ़त का लक्षण है, 0.92% का पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है। लेकिन डाउ जोन्स में लगभग 2.25% नेगेटिव में, S&P 500 3.47% का नेगेटिव रिटर्न, नैस्डैक जो टेक्नोलॉजी शेयरों का एक्सचेंज है वहाँ तो 6% से ज़्यादा का नीचे का रिटर्न दिख रहा है। और जापान के निक्केई में भी 7% से ज़्यादा की गिरावट है, क्योंकि वहाँ भी ऐसा नहीं है कि इसको शुभ संकेत माना जा रहा है, वहाँ भी इससे तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। कोरियन स्टॉक एक्सचेंज 6.36% नीचे जा चुका है और बिटकॉइन में 21.6% की गिरावट। ये बिटकॉइन में भी बहुत सारा पैसा जो जापान से निकला हुआ पैसा है वहाँ भी लगा होगा, ये मानना चाहिए, और उसका असर दिख रहा है। लेकिन ऐसे में सिर्फ सोना है, चांदी है जहाँ कुछ राहत दिख रही है एक महीने में, वहाँ भी आप ध्यान दें तो सोने चांदी में भी गिरावट है। लेकिन सोने चांदी की गिरावट के बावजूद पिछले एक महीने में लगभग 1.5% और चांदी में 3% से ज़्यादा का फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब अगर ये जापान का समीकरण बदलता है, जापान का चक्का घूमना शुरू हो जाता है, तो फिर बाकी दुनिया की इकोनॉमिक मशीनरी कैसे चलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन रहा है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।